माधवबाग, जहां हेल्थ सर्विसेज एक मिशन है। अच्छी सेहत पाने के लिए मैं तो आता हूं माधवबाग में। एक बार आप भी आइए। माधवबाग आना मतलब अच्छी सेहत पाना। माधवबाग, इंडिया का लीडिंग हार्ट केयर नॉन सर्जिकल मल्टी डिसिप्लिनरी हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स, जिसने जानलेवा हार्ट डिजीज को बड़ी सफलता से मात दी है। यहाँ मॉडर्न मेडिकल साइंस, एंशिएंट आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स और रिसर्च बेस्ड एडवांस्ड आयुर्वेदा के ग्रेट कॉम्बिनेशन से हार्ट डिजीजेस को सक्सेसफुली ट्रीट किया जाता है। माधवबाग की बुनियाद रखी थी सुप्रसिद्ध वैद्य माधव साने ने। पिता के समृद्ध ज्ञान और अनुभव की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाया पुत्र डॉक्टर रोहित माधव साने ने। मॉडर्न मेडिकल साइंस में एमबीबीएस और फेलोशिप इन कार्डियक रिहैब की उपाधि लेने के बाद डॉक्टर रोहित साने ने एडवांस्ड आयुर्वेद पर रिसर्च करके डिजाइन किया कॉपीराइटेड हार्ट केयर ट्रीटमेंट और स्थापित किया देश का पहला आयुर्वेदिक कार्डियक रिहेबिलिटेशन सेंटर माधवबाग, जहां इन्होंने एंशिएंट हीलिंग मेथड्स के साथ कंटेम्परेरी एंड मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोचेस के कॉम्बिनेशन से कार्डियक केयर को दिया एक नया विजन। माधवबाग के रिसर्चेस को वर्ल्ड्स बेस्ट मेडिकल जर्नल लैंसेट, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी एंड इंडियन हार्ट जर्नल से भी स्वीकृति प्राप्त है। देश के कई शहरों और गांवों में स्थित है 200 से भी ज्यादा माधवबाग क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स, जहां डॉक्टर रोहित साने की गाइडेंस में स्किल्ड टीम ऑफ एक्सपर्ट्स द्वारा लाखों लोगों को कार्डियक केयर की सेवा उपलब्ध करवाई जा रही है। माधवबाग में हार्ट केयर एंड रिहेबिलिटेशन एक अभियान है, जिसके तहत बीमारियों को ठीक करने के साथ साथ हमेशा हेल्दी रहने के तरीके भी सिखाए जाते हैं। माधवबाग अभी तक 10 लाख से भी अधिक हार्ट पेशेंट्स को सफल इलाज उपलब्ध करवाकर हेल्दी हार्ट के अपने मिशन को आगे बढ़ा रहा है। हमारा मिशन है भारत को हृदय रोग मुक्त बनाना। आप भी इस अभियान से जुड़ करके खुद के हार्ट को रखिए हमेशा हेल्दी। माधवबाग, जहां होता है दिल से दिल का इलाज। नमस्कार दोस्तों, मैं सहज शिंदे आपका स्वागत करता हूं माधवबाग आरोग्य संस्कार में। माधवबाग ये ऐसी जगह है जहां बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक होने लगती है, आपका स्वास्थ्य सुधरने लगता है, आप तन और मन दोनों स्तर पर स्वस्थ होने लगते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये मेरा भी एक्सपीरियंस है। जिंदगी की भागदौड़ में सेहतमंद रहना पड़ता है। मेंटली और फिजिकली फिट रहेंगे तो ही अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं ना। इस मेंटल और फिजिकल फिटनेस की तलाश में मैं माधवबाग में डॉक्टर रोहित साने से मिला और डॉक्टर रोहित साने से मिलने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस है, चलो आपको डॉक्टर रोहित साने से मिलवाता हूं। हेलो डॉक्टर, नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। कैसे हो आप? एकदम अच्छे, एकदम अच्छे। आप कैसे हो? अरे मैं तो बहुत अच्छा हूँ। आपने तो सिखाया मुझे हेल्दी कैसा रहने का। नहीं, आप पहले से ही तो हेल्दी थे, मैंने सिर्फ थोड़ा सा हेल्थ ऐड कर दिया है। नहीं, अच्छा डॉक्टर, मेरे को एक बताओ कि मेरे फैंस, फ्रेंड्स या कुछ दोस्त लोग हमेशा मिलते हैं और पूछते हैं कि आपकी एनर्जी का राज क्या है। तो मैं हमेशा बताता हूँ कि मैं आपको नहीं, आप ही बताएं ना। बेसिकली आप पहले से ही हेल्दी थे। हाँ। मैंने सिर्फ थोड़ी सी एक हेल्थ ऐड कर दी है। अब चीज़ इतनी समझ लेनी है कि एनर्जी का राज जो होता है वो हमेशा यहाँ पे होता है। ये जितना अपना मन जितना साफ होगा, जितनी अच्छी चीज़ें हम विचार करेंगे, उतनी अपनी एनर्जी बढ़ती चली जाती है। अब मन को साफ रखने के लिए, मन को एनर्जी वाइज रखने के लिए हमको सिर्फ इतनी सिंपल चीज़ें करनी होती है कि नॉर्मली खाने में अपनी जो चीज़ें आती है, वो खाने की चीज़ें हमको अच्छी तरह से सोच करके हमको खाने की चीज़ें हमको प्लान करनी होती है। ये सबसे पहली बात। और दूसरी बात, जो आप रोज़ के रोज़ आप एक्सरसाइज कर रहे हो, वो एक्सरसाइज, ये दो चीज़ें जब हम करते हैं तो एनर्जी लेवल बहुत अच्छी तरह से बढ़ती चली जाती है। तो वो चीज़ें हमको समझ लेनी है कि क्या हमारी चीज़ें में जो खाने में चीज़ें आती है वो क्या नहीं खाना है, क्या खाना है,
एक्सरसाइज जो करनी है वो कब करनी है, कितनी करनी है, कैसे करनी है, कौन सी करनी है, ये छोटे छोटे प्रिंसिपल्स अगर समझ जाते हैं और आप जैसा अगर कोई व्यक्ति अगर इम्प्लीमेंट भी वो करना चालू कर देता है तो वो एनर्जी हमेशा 101% बढ़ी हुई रहेगी। यस। लेकिन मैं पहली बार आपको जब मिला था तो मैं कंप्लेंट लेके आया था कि मेरा घुटने में दर्द आ रहा है, सीढ़ी चढ़ना नहीं हो रहा है और पेट थोड़ा बढ़ रहा है, वेट नहीं कम हो रहा है और एसिडिटी गोलियां खाते हूँ हमेशा। तो आपने क्या डिज़ाइन किया था कि मुझे क्या बताएगा? कैसे रहता है कि जो आपकी जो कंप्लेंट्स थी वो सारी दिखने के लिए अलग अलग प्रकार की कंप्लेंट्स थी, लेकिन जो अंदर चलते रहता है वो एक दूसरे से संबंधित सारी चीजें चलती रहती है। अब होता क्या है, ऐसे टाइम पे नॉर्मली घुटने में ऐसी चीजें होती है, ऐसे अंदर रिएक्शंस होते हैं जिसके वजह से ये घुटना हमेशा खुद को हील कर सकता है, लेकिन अगर मेरा वजन बढ़ते चला जाता है तो उसकी हीलिंग पावर खुद ब खुद कम हो जाती है। तो उत्तर यहाँ पे हमको ऐसे निकालना होता है कि अगर मुझे घुटने का दर्द मुझे कम करवाना है तो मुझे वजन कम करना पड़ेगा। अब वजन अगर कम करवाना है तो मुझे खाने पीने में छोटे से चेंजेस करने पड़ते हैं। अब उसी टाइम पे आपने मुझे ये भी बोला था कि एसिडिटी के कंप्लेंट्स काफी से होते हैं। अब ये एसिडिटी क्यों होता है, तो फॉर एग्जांपल समझो मेरे पेट में एक लेवल का एक फॉर एग्जांपल 10 ml का एसिड रोज सीक्रेट होता है, ऐसे अगर हम पकड़ के चलते हैं तो ये 10 ml का एसिड एक लेवल तक एक क्वांटिटी का खाना ये डाइजेस्ट कर पाता है। अब समझिए अगर ये खाना हमारे क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी ये दोनों में अगर जितना उस एसिड की ताकत है उससे अगर अलग रहा, उससे अगर ज्यादा रहा तो क्वांटिटी भी बढ़ गई है, क्वालिटी भी अलग है, तो बेचारा वो एसिड जो सीक्रेट हुआ है वो उसको उतना डाइजेस्ट नहीं कर पाता। अब वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा तो अंदर ये जो हमने खाया हुआ सामान है, माल है, ये अंदर वैसे का वैसा पड़ा रहेगा एंड दिस गेट्स डिपॉजिटेड इन योर जॉइंट्स। सो एट द एंड ऑफ द डे जब आप मुझसे मिले थे तब मेरे दिमाग में एकदम क्लियर सी बात आई थी कि मुझे खाने में से थोड़े से मैं अगर चेंजेस करूंगा तो फर्स्ट इफेक्ट आपको एसिडिटी पे मिलेगा, सेकंड इफेक्ट आपको वजन पे मिलेगा और थर्ड इफेक्ट आपको घुटने में मिलेगा। अब होता क्या है कि कई लोगों को हम जब बताते हैं ये तो सभी लोग उतने जितना आपने लॉजिकली जितना आपने इम्प्लीमेंट किया है पिछले 3-6 महीनों से उतना अगर कोई भी इम्प्लीमेंट कर सकता है तो हम पूरे भारत को हट्टा कट्टा बना सकते हैं। सो ये अपने माधव भक्त का मिशन हम लेकर के चल रहे हैं। तो आपने जो बताया खाने के बारे में ये तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा है। अभी एक बहुत हमेशा मेरे को एक सवाल आता है ऐसा कि जब भी कोई हार्ट का पेन होता है, या तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि एक बार मुझे हार्ट का पेन हुआ था तो डॉक्टर के पास गया तो 24 आवर्स 42 आवर्स वो क्या आईसीयू में रखते हैं और फिर उसके बाद बोलते हैं एंजियोप्लास्टी या क्या बाईपास सर्जरी। तो ये ज़रा एक्सप्लेन करके बताइए कि ये क्या है हार्ट का पेन और सर्जरी। अब ना क्या होता है कि कई बार हम लोग जो सीने में दर्द होता है वो सीने में दर्द अगर होता है तो हम पहले बारे में अगर सोचते हैं तो वो हार्ट के बारे में ही सोचते हैं, बाकी किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचते। लोगों के मन में अननेसेसरीली ये डर बैठा हुआ है कि मुझे अगर सीने में दर्द होता है तो वो हार्ट से ही होना चाहिए। ये अननेसेसरी डर जो हमने मन में रखा हुआ है उसको पहले निकाल देने की ज़रूरत है। अगर हम डरते हैं तो ऑब्वियसली मेरे खून की नलियाँ जो हार्ट की होती है वो और सिकुड़ जाती है और तकलीफ ना होने के बाद भी तकलीफ आ सकती है, ऐसी चीज़ें होती है। तो पहले मैं चाहूँगा कि मन से सब लोग डर निकाल दें, ये पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ ऐसे होती है कि कई बार मतलब मैं जब से MBBS में सीखा हूँ या 1960 साल की से ये एंजियोप्लास्टी बाईपास सर्जरी का अच्छा खासा इर्जात होते हुए ये बाहर के देशों से अपने देशों में आया हुआ है। अब तब से आज तक एंजियोप्लास्टी बाईपास सर्जरी से ही हार्ट की बीमारियां ठीक होती है, ये मन में पकड़ लिया था बहुत सारे लोगों ने। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि ये जो हार्ट की बीमारी होती है ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होती है। मेरे खाने की गलतियाँ, मेरे एक्सरसाइज ना करने की गलतियाँ, मेरे बिहेवियर की गलतियाँ, ये सारी गलतियों की वजह से मैंने मेरे हार्ट के ऊपर एक बोझा बनाया हुआ था जो निकालने की ज़रूरत है। 3-3 खून की नलियों में, 5-5 खून की नलियों में, सारे जगहों पे ब्लॉकेजेस ऐसे जहाँ पे जिन्होंने डायग्नोज किए हुए हैं ऐसे ही लोग यहाँ पे एडमिट होते हैं। अब एडमिट होने के बाद हम उनकी एक स्ट्रेस टेस्ट करवा के ले लेते हैं ये देखने के लिए कि ये जो ब्लॉकेजेस है ये वाकई में अपना खून का सप्लाई ब्लॉक कर रहे हैं या नहीं तो हम लोग कई बार ये डरने के पीछे पड़े हुए रहते कि ब्लॉकेज है मतलब मेरा खून ब्लॉक हो गया। लेकिन ये यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि ब्लॉकेज है मतलब मेरा खून ब्लॉक होना ही चाहिए, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं। तो
पहले स्ट्रेस टेस्ट करके ये देख लेते कि ब्लॉकेज ने मेरा खून का ब्लॉक किया है कि नहीं। अगर ब्लॉक किया होगा तो ट्रीटमेंट करने के लिए आगे चलते हैं। तो अगर हाँ, तो दूसरा रास्ता निकालना या उसी खून के नली में से खून का सप्लाई आगे भिजवाना, ऐसे बहुत सारे अलग अलग चीज़ें रहती है। जो हम लोग यहाँ पे करते हैं वो होता है इस्चेमिया रिवर्सल प्रोग्राम। मतलब क्या, तो फॉर एग्जांपल एक पेशेंट समझो एडमिट हुआ है, उसकी खून की नलियों में समझो 100% ब्लॉकेज है और 100% ब्लॉकेज होने की वजह से खून का सप्लाई आगे नहीं जा रहा, तो हमको यहाँ पे इस्चेमिया रिवर्सल प्रोग्राम करना पड़ता है, जिसमें हम खून की नलियों की जो इलास्टिसिटी होती है उस इलास्टिसिटी को इम्प्रूव कर देते हैं। तो इम्प्रूव कर देने की वजह से वो इलास्टिसिटी इम्प्रूव हो गई तो खून की नली चौड़ी होकर के उसमें से आगे खून का सप्लाई उस टाइम के लिए चला जाता है और पेशेंट का जो दर्द रहता है वो कम हो जाता है। अब ये जब दर्द खत्म हो जाता है तो सेकंड सवाल दिमाग में पेशेंट के ये रहता है कि अंदर जो बैठा हुआ ब्लॉकेज है, जो चर्बी के जो अंदर पूरे चिपके हुए जो लेयर्स है, उसका क्या करें। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होती है उन ब्लॉकेजेस को रिवर्स करवाने के लिए, वो होता है अपना खाना। अब रिवर्स करने के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उस खाने की, जो हम खाना खाते हैं उसकी कैलोरी लेवल, और दूसरा होता है उसके अंदर का कार्बोहाइड्रेट का प्रपोर्शन। अब समझो आपने जैसा खाना शुरुआत में 3 बार खाया करते थे और अब 2 बार पे आ गए हैं या थोड़ा और भी कम होते रहता है, तो इसके वजह से हम कैलोरी लेवल जो ज्यादा हुआ करती थी वो कम कर दी। ये पहला फायदा यहाँ पे दिखाई पड़ता है। और दूसरा फायदा क्या दिखाई पड़ता है, तो कैलोरी के साथ इंपॉर्टेंट होता है उसके अंदर का कार्बोहाइड्रेट का प्रपोर्शन। मतलब जैसे आपने शक्कर का खाना पूरा कम कर दिया, दूध में से बनी हुई चीजें कम कर दी, शक्कर के ऑल्टरनेटिव्स होते हैं जैसे गुड़ है, शहद है, गन्ना है, गन्ने का जूस है, शुगर फ्री की गोली है, ये सारे ऑल्टरनेटिव्स हमने कम कर दिए। तो इसके वजह से होता क्या है, तो अंदर जो चर्बी निर्माण होने की प्रोसीजर होती है वो कम हो जाती है। वो जैसी कम हो जाती है, आगे पेशेंट को बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा दिखाई पड़ना चालू हो जाते हैं। अब ये जो पूरा डाइट होता है, कई बार ऐसे होता है कि हम पेशेंट्स को कई बार लिख करके दे देते हैं कि ये अपने फॉलो करना है। अब होता क्या है, कई बार जहाँ पे ये डर बैठा हुआ रहता है दिमाग में, तब सबका सब अच्छी तरह से फॉलो करना पेशेंट की तरफ से थोड़ी सी मुश्किलें निर्माण होती हुई हमको दिखाई पड़ी थी पिछले 8-10 सालों में। तो हमने ऐसा सोचा कि क्यों ना एक डाइट किट बनाया जाए जिसमें पेशेंट को कुछ सोचने की जरूरत ना पड़े, हम ही उसको रेडीमेड सारी की सारी चीजें दे दें, सो दैट वो आज जिस मनस्थिति में है डर के, उस डर में और उसको कंफ्यूज कराना बराबर चीज नहीं होगी। तो हमने एक रिवर्स नाम का एक डाइट किट बना दिया इन ब्लॉकेज के पेशेंट के लिए। तो ये ब्लॉकेज के पेशेंट्स के लिए हम 3 महीने के लिए एक महीने के 3 बॉक्स ऐसे हर महीने को देते हैं, जिसमें वो खाना जो होता है वो खाने का सारा रॉ मटेरियल उस बॉक्स में होता है और पेशेंट ने हमको इतनी सिर्फ मदद करनी होती है कि उस बॉक्स के सिवाय उसने दूसरा कुछ नहीं खाना है। तो जैसे ही ये करना चालू कर देते हैं, उस पेशेंट का वजन साधारण अगले 2 से 3 महीनों में 10 से 15 किलो से उतारना चालू कर देते हैं। और जैसे ही ये वजन उतारना चालू कर देते हैं, द पेशेंट कम्स बैक इन हिज नॉर्मल अटैक। सो ये इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, ये करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। आप देख रहे हैं माधोबाग आरोग्य संस्कार। हार्ट से जुड़ी किसी भी बीमारी का सफल इलाज पाने के लिए आप कभी भी माधोबाग से जुड़ सकते हैं। मुझे एक जेन्युइनली सवाल ऐसा आता है कि सिर्फ माधवबाग में या सिर्फ आपने ही अभी तक मेरे 60 ईयर्स में आपने ही डाइट किट बनाया है, लेकिन हमेशा के किसी भी हॉस्पिटल के डॉक्टर इमीडिएट क्या करते हैं, एक कोर्स गोली का देते हैं, ये 4 सैचेट खाओ, ये D3 खाओ, ये करो। ये रीज़न क्या है? मतलब डाइट किट सिर्फ आपके इधर मिलता है, बाकी इधर नहीं मिलता, और ये हमेशा क्यों होता है? इसका रीज़न क्या है? मैं जब मेरे MBBS के सेकेंड ईयर में था, जब हमको फार्मेकोलॉजी मतलब दवाइयों के बारे में सारी चीज़ें सिखाई जाती है, तब हमको ये सिखाया गया था फर्स्ट पेज पे कि फूड इज गोइंग टू बी द फ्यूचर मेडिसिन। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लोगों को हमको ये सिखाना है कि रोग को निर्माण करने के बाद हम दवाइयाँ खा करके उस रोग को रिवर्स करने के बजाय रोग को निर्माण ही ना होने दे अगर खाना ठीक करा करके, तो प्रिवेंशन का असली मजा आता है। एक मिनट डॉक्टर, मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि माधवबाग से जुड़कर मैं तो हेल्दी लाइफ जी रहा हूँ, डिसीज फ्री लाइफ जी रहा हूँ। अगर आप भी जीना चाहते हैं तो माधवबाग से जुड़ जाइए। माधवबाग में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी जैसे गंभीर बीमारियों के साथ हार्ट डिसीज को भी ट्रीट किया जाता है, वो भी नॉन सर्जिकली, मतलब बिना किसी ऑपरेशन के। अरे डॉक्टर रोहित साने ने बहुत रिसर्च किया है, वर्ल्ड वाइड अप्रिशिएट किया गया है,
बहुत दिल से किया है रिसर्च, इसलिए तो कहता हूँ माधव बाग में दिल का इलाज बहुत दिल से किया जाता है। हाँ, तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि जब कोई हार्ट पेशेंट आपके सामने आता है हार्ट का प्रॉब्लम लेके, तब उसका मेंटल स्टेटस कैसा रहता है और आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? ये तो बहुत ही सीधी सी बात है कि जिस किसी को भी एंजियोग्राफी में ब्लॉकेजेस है ये बताया जाएगा तो उसका मेंटल स्टेटस एब्सोल्युटली बैड होगा। वो जितना दुनिया में स्ट्रेस हो सकता है उतना सारा खुद में ले लेता है और उसकी पोजीशन, मतलब मैं कई बार ये देखता हूँ कि वो दूसरा कुछ सोचते ही नहीं है, वो इतने स्ट्रेस में चले जाते हैं, इतने पैनिक सिचुएशन में चले जाते हैं कि अब ये ब्लॉकेज हो गया, अब ये ब्लॉकेज की वजह से हमको हार्ट अटैक आएगा, हार्ट अटैक की वजह से मौत होगी, अब हमारे पास बहुत कम समय पड़ा है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं रहती। ये हमको उन पेशेंट्स को बताना बहुत ज़रूरी होता है कि हार्ट अटैक ये जो चीज़ है, ये हार्ट अटैक एक अलग रोग है और ब्लॉकेजेस एक अलग रोग है। कई बार हम ब्लॉकेजेस को हार्ट अटैक से जोड़ करके उसको डरते रहते हैं, वो करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। हार्ट अटैक जो आता है वो एक ब्लड क्लॉट के वजह से आता है और ब्लॉकेजेस जो है ये चर्बी से बना हुआ एक ब्लॉकेज, मतलब लेयर है चर्बी का, तो ये चर्बी का ब्लॉकेज है और ये हार्ट अटैक जो आता है ये ब्लड क्लॉट के वजह से आता है। दोनों की पैदाइश अलग अलग प्रकार से होती है, सो उनको एक साथ करके देखने की ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन उस टाइम पे वो पेशेंट्स इतने स्ट्रेस में गए हुए रहते हैं तो हम लोग पहले जैसी ट्रीटमेंट चालू करवा के दे देते हैं। ट्रीटमेंट चालू होने के बाद द पेशेंट स्टार्ट्स फीलिंग बेटर और फिर बाद में उनके दिमाग में हमको ये थॉट डालना पड़ता है ये दो अलग रोग है, इसके लिए हम एजुकेशनल सेशंस लेते हैं। तो ये स्ट्रेस, ये जो चीज़ है, इस स्ट्रेस को हमको कंट्रोल करने की ज़रूरत है और उसको कंट्रोल करने के लिए अच्छे मन से अगर हम अच्छी चीज़ें करना चालू कर दें तो ये स्ट्रेस पूरी तरह से गायब हो सकता है। और मुझे एक सवाल है कि आपने डिग्री तो ले ली MBBS की और एलोपैथ का स्टडी किया और आप आयुर्वेद में गए और अभी आयुर्वेद को डिज़ाइन करके आप माधव बाग हॉस्पिटल इन्वेंट किया, तो ये कैसे कैसे हो गया? बेसिकली हमको ये समझना है कि एलोपैथी है, आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, मेरी तरह से ये तीनों जो है ये ब्रह्मा विष्णु महेश के जैसे है। ये तीनों को उद्देश्य सेम है कि पेशेंट को ठीक करवाना। अब यहाँ पे हमको समझ के लेना है कि कई बार हम लोग एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी ये झगड़े अंदर होते रहते हैं, तो हमारी तरफ से इतना, माधव बाग की तरफ से मैं सबको बताना चाहूँगा कि एलोपैथी है, आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, ये तीनों में ज़्यादा करके प्रिंसिपल्स अगर देखेंगे तो ज़्यादा कोई डिफरेंस उसमें नहीं होता। तो जब मैं सीख रहा था MBBS, तो MBBS सीखते वक्त मेरे घराने में पूरा का पूरा आयुर्वेद का पूरा हमारा आयुर्वेदिक था। तो जब मैं MBBS सीख रहा था तभी मुझे आयुर्वेद के काफ़ी से श्लोक मुझे पूरे के पूरे बाय हार्ट थे। और जब मैंने MBBS पास आउट करके, मैं जब सर्जरी में टॉपर था हमारे बैच में, और मैं जब फिर से पिताजी से बात करने की मैंने ये की थी कि मैं अभी टॉपर हो गया तो मैं अभी सर्जरी कर लेता हूँ, तो डैड ने एक क्लियर कट बताया था कि तुमको आयुर्वेद ही करना है। आयुर्वेद अगर करोगे तो दुनिया की मदद ज़्यादा अच्छी तरह से कर पाओगे, क्योंकि एलोपैथी का ज्ञान भी है, आयुर्वेद का तुमको पहचान भी है, और आयुर्वेद जितना लोगों के पास लेके जाओगे इस एलोपैथी के ज्ञान से, तो आयुर्वेद भी आगे जाएगा और लोगों का भी भला होगा। आयुर्वेद बताता है कि हृदय जो है ये मात्रज अवयव है, मतलब X क्रोमोसोम से पैदा होता होगा वो। एलोपैथी अभी भी वो ढूंढ रही है कि कौन से क्रोमोसोम से, अभी तक उस पर डिबेट चालू है। तो बताने वाली बात ऐसी कि आयुर्वेद प्राचीन साइंस है बट इट इज एन एब्सोल्यूट साइंस। तो मॉडर्न एंगल देने के वजह से आयुर्वेद की ट्रीटमेंट्स हम दुनिया को ये बता सकते हैं। सारे जो रिसर्च पेपर्स अभी तक हमने पब्लिश किए हैं, लैंसेट जैसा जो मेडिकल जर्नल है उसमें पब्लिश किया है, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी में पब्लिश किया है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के सर्कुलेशन जर्नल में पब्लिश किया है, इंडियन हार्ट जर्नल में पब्लिश किया, ऐसे सारे बड़े बड़े जर्नल्स पे हमने आयुर्वेद के रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हुए हैं, ये बताने के लिए कि आयुर्वेद प्राचीन होने के बावजूद उसकी जो ताकत है वो आज भी बरकरार है। वाह, क्या बात है, क्या अभी ये जो एज है आदमी का, ह्यूमन का, एलोपैथी आने से पहले कितना था और बाद में कितना है, ऐसा कुछ चेंजेस है? बहुत सारे चेंजेस दिखाई पड़े हैं।
कि इनिशियली अगर हम बहुत ही प्राचीन काल में अगर जाते हैं तो ह्यूमन बीइंग का एज 100 साल के आगे होता है। ये तो हमने सब इधर देखा हुआ ही है। ज़्यादा भी प्राचीन जाने की ज़रूरत नहीं। अगर हम हमारे 3-4 पुश्ते पीछे चले जाए तो वो सारे के सारे जो अपने परदादा वगैरह हुआ करते थे, दे यूज्ड टू लिव फॉर लॉन्गर अमाउंट ऑफ टाइम देन व्हाट वी लिव। तो तब अगर देखा जाए तो सारे के सारे प्रिंसिपल्स आयुर्वेद के वो लोग फॉलो किया करते थे। मतलब खाने में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, प्रोटीन का प्रमाण ज़्यादा होना चाहिए, खाना कैलोरीज में कम होना चाहिए, जो खाने की थाली हमारी हुआ करती थी वो एकदम बेसिक प्रोपोर्शनेट हुआ करती थी, सारे के सारे अलग अलग प्रकार के टेस्ट के पूरे खाने के सामान उसमें हुआ करता था। तो ये हमको समझ लेना है कि एलोपैथी के प्रिंसिपल्स के इसमें बुराई कुछ नहीं है। वो एलोपैथी के प्रिंसिपल्स कब इस्तेमाल करने हैं कि अगर हमने तय कर लिया कि हम खुद के लिए कुछ नहीं करेंगे तो फिर एलोपैथी हमारे मदद के लिए आना बराबर है। लेकिन अगर ये हमने तय कर दिया है कि हमारी लाइफस्टाइल हमारे हाथ में है, हम इसको इम्प्रूव करेंगे, हम खाने पे कंट्रोल रखेंगे, हम अच्छी एक्सरसाइज करेंगे, हम कोई एडिक्शंस नहीं करेंगे, ये अगर हम तय करते हैं तो अपना काम बहुत आसान हो सकता है। मतलब ह्यूमन बीइंग अच्छा नहीं हो रहा अभी, थोड़ा सा उनका लाइफस्टाइल की वजह से चेंज होने की वजह से एलोपैथी का ज़्यादा इस्तेमाल करने से उनका एज कम हो गया। अभी तो भी ऐसा बता भी सकते हैं, ऐसा ना भी बता सकते हैं। लेकिन मैं बताना क्या चाहूँगा कि एलोपैथी को 2 मिनट अगर हम बाजू में रखते हैं तो मेरे हिसाब से अगर हम ये सोचते हैं तो उस ह्यूमन बीइंग ने अगर जो आज का स्ट्रेस होता है, जो आज की कंपटीशन चलती रहती है हर एक व्यक्ति के एक दूसरे के बीच में, जो हम एक मन में जो हम लोग किसी के बारे में ईर्ष्या रखते हैं या अहम रखते हैं, तो ये सारी चीज़ों की वजह से हम खुद के शरीर में ऐसे हार्मोन निर्माण कर देते हैं एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन नाम के, जिनका काम होता है हमारी खून की नलियों को सिकुड़ देना। ये सिकुड़ जैसे जाते हैं हार्मोन की वजह से मेरी खून की नलियाँ, वैसे ही खून का सप्लाई उस खून के नलियों में से जाने वाला वहाँ पे थोड़ा कम हो जाता है। उल्टा उसका बैक इफेक्ट आ जाता है अपने हार्ट के ऊपर। तो बेचारा हार्ट जो है उसको ये सारे प्रॉब्लम्स ओवरलोड सहन करना पड़ता है और वो एक हद तक सहन करने के लिए काबिल भी रहता है। लेकिन अगर ये कंटिन्यूअस रोज के रोज होते रहा 10-15 सालों के लिए तो वो हार्ट प्रॉब्लम में चला जाता है एंड देन वी कॉल इट एज हार्ट डिसीज। वाह, मतलब आपका कहना यह है कि जो भी पेशेंट बनते हैं वो सेल्फ ट्रैप ज़्यादा है और खाने पीने की वजह से ज़्यादा है। सही, अच्छी बात की है डॉक्टर साने साहब ने। उनके साथ बातचीत तो चलती रहेगी, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और बाद में और मिलते हैं। माधवबाग देश का एकमात्र नॉन सर्जिकल हार्ट केयर क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स है, जहां हार्ट से जुड़ी बीमारियों के साथ साथ डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और मोटापा जैसी गंभीर बीमारियों का कारगर इलाज किया जाता है। क्या आपको मुझे देखकर ऐसा लगता है मैं किसी हॉस्पिटल में खड़ा हूँ? नहीं ना, मुझे भी नहीं लगता। लेकिन ये हॉस्पिटल है माधवबाग। मैं बीमार नहीं हूँ, फिर भी यहाँ आता हूँ सेहतमंद रहने के लिए। एक बार आप भी जरूर आइए। माधवबाग आना यानी एक अच्छी सेहत पाना। मैं अभी एक नया सवाल पूछता हूँ आपको। अभी हमारा सब्जेक्ट चल रहा था आयुर्वेद और एलोपैथी। एलोपैथी में कैसे होता है? हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, किडनी स्पेशलिस्ट होता है, आई स्पेशलिस्ट होता है। वैसे आयुर्वेद में तो नहीं सुनाई मैंने कभी। कैसा है कि आयुर्वेद ये जो शास्त्र है, ये शास्त्र मैंने जब पढ़ा था ये शास्त्र, तो उसमें मुझे ऐसा डिराइव हुआ था कि आयुर्वेद ये शास्त्र पूरे व्यक्ति को एक साथ देखता है। मैं जब फॉर एग्जांपल जैसे आपने सिर्फ खाने में जो छोटी छोटी चेंजेस किए उसके वजह से आपको पूरे बॉडी में आपको चेंजेस दिखाई पड़े हैं, तो उसी खाने के चेंजेस के वजह से मेरे आंखों की दृष्टि भी साफ हो जाती है, उसी खाने के चेंजेस की वजह से मेरा वजन भी कम हो जाता है, उसी खाने के चेंजेस की वजह से मेरा फैटी लीवर, मतलब लीवर में जो मेरा कचरा रहता है, चर्बी रहती है, वो भी कम हो जाती है, मेरे हार्ट पे जो लोड होता है वो भी कम हो जाता है, मेरा कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल आ जाता है, मेरे पैरों का भी दर्द निकल जाता है। तो अगर देखेंगे तो एक व्यक्ति जो है वो पूरी एक व्यक्ति है, तो चेंजेस हर एक चीज़ में होंगे। इसीलिए आयुर्वेद का देखना जो है वो पूरे व्यक्ति को देखा जाता है। जो कुछ भी हम लोग खाने में अंदर डालते हैं, मन से विचार करते हैं, तो इसके चेंजेस या इसके इफेक्ट्स हमको पूरे शरीर में देखने को मिलते हैं।
तो आयुर्वेदिक अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो पूरे शरीर को उसके फायदे अपने को देखने मिलते हैं। मतलब आपका कहना है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर ये ऑलराउंडर डॉक्टर होता है। यू कैन से सो, क्योंकि डॉक्टर ऑलराउंडर होने के बजाय मैं ऐसे कहूंगा कि आयुर्वेद साइंस ये ऑलराउंडर है और उसको इम्प्लीमेंट करने वाला ऑलराउंडर तो होगा ही। मतलब आयुर्वेद का डॉक्टर पूरा हेल्थ देखता है, इसका मतलब आयुर्वेदिक डॉक्टर ये ऑलराउंडर होता है, ऐसा नहीं कि हार्ट स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट। वो गुड गुड, बहुत अच्छा बताया। मैं माधवबाग हमेशा आता हूँ तो मुझे बहुत पेशेंट्स मिलते हैं, अलग अलग स्टेट से आए हुए पेशेंट्स मिलते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो लेकिन एक एक्सपीरियंस जो है ना बहुत शेयर करने लायक, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा नाम पहुपलाल सिंह है, मैं पूना में रह रहा हूँ। आज से 14-15 साल पहले हमें बीपी का प्रॉब्लम हो गया था। डॉक्टर के पास में जाने के बाद में बीपी का गोली चालू किया। चालू करने के बाद में धीरे धीरे बीपी का गोली हमको बढ़ते ही गया। उसके बाद में 5-6 साल पहले यहाँ पूना में चेकअप मैं कराया तो हमको शुगर भी आया ब्लड में। शुगर आने के बाद में उसका भी 1000 पावर का गोली हमने खा रहा था। फिर उसके बाद में आज करीब 6.5 महीना पहले हमको छाती में जल और चलते टाइम में दम लगना चालू हो गया। दम लग रहा था तो फिर मैं डॉक्टर के पास में गया। डॉक्टर ने बोला कि जो एंजियोग्राफी कराना पड़ेगा तुमको। तो फिर हमने एंजियोग्राफी किया। एंजियोग्राफी कराने के बाद में वहाँ पर 70 से 80% ब्लॉकेज दिखाया। ब्लॉकेज दिखाने के बाद में डॉक्टर से पूछा अभी क्या करना पड़ेगा हमको। तो उसने बोला कि जो तुमको अभी वाल डालना पड़ेगा। तो मैंने खर्चा पूछा तो उसने बोला कि जो कम से कम तो 1.5 लाख रुपया खर्चा आएगा इसमें। फिर मैं घर में आया, बात विचार किया तो फिर कंपनी में गया। कंपनी वाले बोला कि जो तुमको ऑपरेशन के बजाय दूसरा कुछ दिखता नहीं है। तो मैंने बोला हमको तो भाई कुछ मालूम नहीं है कि जो मैं दूसरे जगह जाऊं। फिर उसने बोला माधवबाग करके खपोली में है, तुम वहाँ पर का ट्रीटमेंट लो, तू अच्छा हो जाएगा। बहुतों आदमी गया है वहाँ से अच्छा हो करके आया है। फिर 6-7 दिन के बाद में मैंने यहाँ पर आकर के 6 दिन एडमिट हुआ। तो दूसरा डाइट बॉक्स जो मैंने लिया वहाँ से हमको इतना अच्छा लगने लग गया, इतना अच्छा कि जो पूछिए मत। तो पहले जो वज़न था हमारा 77 किलो था और अभी जो है 65 किलो रह गया है हमारा वज़न। इतना कम हमको हो गया है। फिर उसके बाद में वॉकिंग के लिए डेली का 1.5 घंटा मेरा शाम को टाइम में रहता है, सुबह में 40 मिनट रहता है। और शुगर का गोली जो है पूरा बंद हो गया है। 1000 पावर का था पूरा बंद हो गया। अभी लिक्विड का एक चालू है। और बीपी का जो है वो भी 4 गोली बंद होने के बाद में सिर्फ 20 पावर का टेल्मा 20 का रखे हुए हैं। एक बार माधवबाग का पूरा स्टाफ को मैं धन्यवाद देता हूं कि जो इतने बड़े बीमारी को यानी ब्लॉकेज को इन्होंने आयुर्वेदिक दवाई से जो ठीक करते हैं, वो इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। और पूरे स्टाफ को मैं धन्यवाद देता हूं कि जो ये ठीक हो रहा है हमारे को। तो कैसा लगा ये एक्सपीरियंस आपको? बहुत अच्छा लगता है जब कोई हमने दिए हुए एडवाइजेस फॉलो करता है और फॉलो करने की वजह से अगर वो उसके रोग से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है तो इससे अच्छा पुण्य तो दुनिया में कुछ है ही नहीं। ये भी देखने के बाद अच्छा लगता है एज वेल आपने भी जो ये छोटी सी एडवाइस जो दी थी उसको आपने इतने सुंदर तरीके से फॉर्मुलेट पूरा आपने अप्लाई कर दिया और अप्लाई करके आप इतने अच्छे मस्त अब जवान दिख रहे हो, ये देख करके भी बहुत अच्छा लगता है। थैंक्स टू यू डॉक्टर, थैंक्स। दोस्तों, हेल्दी हार्ट का आधार है माधवबाग। आप भी माधवबाग से जुड़कर अपने हार्ट को स्वस्थ रख सकते हैं। बस आपको एक कदम बढ़ाना है माधवबाग की ओर, जहां दिल का इलाज दिल से किया जाता है। हार्ट से जुड़ी किसी भी बीमारी का सफल और कारगर इलाज पाने के लिए आप कभी भी माधवबाग से जुड़ सकते हैं। माधवबाग से जुड़ने के लिए आप हमें care@madhovbag.org पर मेल भी कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए www.madhovbag.org पर लॉग ऑन करें। थैंक यू डॉक्टर, आपने मुझे बहुत अच्छा एडवाइस किया। मैं लाइफ में बहुत खुश हो गया हूँ। डॉक्टर रोहित सानी जी के साथ मैं और भी बातचीत करूंगा, लेकिन अगले एपिसोड में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और फिट रहिए, क्योंकि फिट है तो हिट है।